हेलो गाइस, दिस श्रीयम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ओसवाल्ड वॉकर मेथड्स पे 5 क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करें, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लें और उसका खुद को अटैम्प्ट करें, और उसके बाद इस वीडियो के साथ अपने अप्रोच को कंपेयर करें। ठीक है बच्चों? तो तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहला क्वेश्चन आपके पास होगा आपके स्क्रीन पे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले क्वेश्चन का। तो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दूसरे और तीसरे से क्वेश्चन का। अब रहा चौथा और पांचवा क्वेश्चन बच्चों। ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो जितने भी क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट लिए 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन को, पहले आप ईमानदारी से फटाफट इसको खुद से अटैम्प्ट लीजिए, टाइम दीजिए उस क्वेश्चन को, और उसके बाद मेरे अप्रोच के पास आइए, देखिए क्या अप्रोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों? बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो ये देखिए क्या कमियां रह गई, और बन जाने के बाद भी ये ज़रूर देखिए कि आखिर अप्रोच में हो सकता है कुछ डिफरेंस आ जाए। तो ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल इज 333 mm ऑफ Hg। तो एक डेटा है, उस डेटा को लिखा जाए। वो कहता है कि इथाइल अल्कोहल आपके पास है, इथाइल अल्कोहल को मैं ई से लिख देता हूँ। तो आपका प्योर फॉर्म में इथाइल अल्कोहल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। दिस इज पी नॉट वैल्यू, दिस इज 333 mm ऑफ Hg। ठीक है बच्चों? और दूसरा दिया हुआ है आपको प्रोपाइल अल्कोहल, जिसका वैल्यू आपको 210 mm ऑफ Hg है। 210, तो प्रोपाइल को PP नॉट कह देते हैं। दिस इज 210 mm ऑफ Hg। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इट अंडरगोज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इस दोनों का मिक्सचर है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस दोनों को एक कंटेनर में डाल देता हूँ, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग लेके जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग इसको प्रोसीड कराते हैं। तो ऑब्वियस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब कराया जाएगा तो वेपर्स बनेंगे, और उस वेपर को हम लोग कंडेंस करते हैं, जिसको हम लोग कंडेंसेट कह देते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। हमने इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका बन जाता है कंडेंसेट और रेसिड्यू बच जाएगा। तो आई थिंक मैं इसको रेसिड्यू कंसिडर कर लेता हूँ। दिस इज रेसिड्यू, रेसिड्यू है आपका इसमें। ठीक है बच्चों? और इसमें मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इसमें मेरा कंडेंसेट आ चुका है। ठीक है? या फिर डिस्टिलेट भी कह सकते हैं इसको, दिस इज डिस्टिलेट, या फिर इसको हम लोग कंडेंसेट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? आगे क्या कहता है? कहता है द कंडेंसेट ऑब्टेन्ड इज 1/3 ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो सबसे पहले इनिशियल मिक्सचर कौन था अपना? ये था अपना इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर, तो इनिशियल मिक्सचर का 1/3 है। तो इसके बारे में एक डेटा आ चुका है कि भाई ये 1/3 है, 1/3 पार्ट है किसका? इस इनिशियल मिक्सचर का। अगर डिस्टिलेट 1/3 पार्ट है इनिशियल मिक्सचर के लिए, तो रेसिड्यू इनिशियल मिक्सचर के रिस्पेक्ट में कितना होगा? तो 1 - 1/3 पार्ट, यानी कि हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 - 1/3, दिस इज 2/3 पार्ट। यानी कि इनिशियल मिक्सचर का 2/3 पार्ट रेसिड्यू के रूप में बचा हुआ है, जबकि 1/3 पार्ट जो है वो डिस्टिलेट के रूप में आपको
प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, कहता है इफ, आगे पढ़ें, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल in 0.3 and 0.9 respectively in the residue and condensate, कहता है इस दोनों में, रेसिड्यू और कंडेंसेट में आपको दोनों इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन रेसिड्यू दिया हुआ है 0.3 और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन कंडेंसेट या फिर डिस्टिलेट जो कहें कंडेंसेट, ये आपको दिया हुआ है 0.9। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, रिस्पेक्टिवली इन द देन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द इनिशियल मिक्सचर, यानी कि इसका मुझे पी टोटल निकालना पड़ेगा या फिर पी एस निकालना पड़ेगा, जो बोलें इसे मुझे निकालना है, पी टी मुझे निकालना है, ये पहला क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो फाइंड क्या करने बोलता है, रेसिड्यू लेफ्ट, ये जो रेसिड्यू है इसमें जो वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, यहाँ जो वेपर बन रहा है इसका वेपर प्रेशर भी हमें निकालना है, यानी कि पी आर। तो दो क्वेश्चन है, एक पी आर भी मुझे निकालना है और एक पी टी भी मुझे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। तो सबसे पहले पीटी के ऊपर भी काम कर लेते हैं, पीआर तो निकालना काफ़ी आसान है, पहले पीटी के बारे में देखते हैं। पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पीटी बराबर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग पार्शियल, इस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। फिर हम लोग रॉड्स के हिसाब से पीई बराबर लिख सकते हैं, दिस इज पीई नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द मिक्सचर प्लस पी नॉट प्रोपाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में इंटू मोल फ्रैक्शन, नॉट मतलब प्योर फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इन द मिक्सचर। अब मुझे पीटी अगर चाहिए तो मुझे 1 2 3 4 ये 4 चीज़ों की जानकारी होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बस पीई नॉट और पीपी नॉट की जानकारी मुझे दी गई है जो कि 333 और 210 है। तो मुझे किसी भी तरह से मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा इथाइल अल्कोहल का और प्रोपाइल अल्कोहल का इस सॉल्यूशन में। तो इस सॉल्यूशन में अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस कंपोनेंट के कितने मोल हैं और टोटल कितना मोल है, यानी कि सॉल्यूशन का मोल और उस कंपोनेंट का मोल मुझे चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है कि भाई इसका 1/3 यहाँ है और इसका 2/3 यहाँ है। तो एक बात अगर हम लोग मान लें कि इस सॉल्यूशन में अगर इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल को मैं मान लूँ Ne होगा और प्रोपाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं मान लूँ Np होगा, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, कि इस सॉल्यूशन में कि जो इथाइल अल्कोहल है वो Ne नंबर ऑफ मोल है और जो प्रोपाइल अल्कोहल है वो Np नंबर ऑफ मोल है। तो टोटल कितना मोल हो गया बच्चों यहाँ पे, तो टोटल हो गया Ne प्लस Np, यानी कि टोटल मोल आपके पास इस सॉल्यूशन में कितना है Ne प्लस Np, ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल हैं जो इस सॉल्यूशन में मौजूद हैं। अब इसका 1/3 यहाँ है और 2/3 यहाँ है, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना मोल होगा इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल का, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो टोटल मोल है, यहाँ का जो टोटल मोल है ये इसका 1/3 होगा। तो लिख सकते हैं Ne प्लस Np का 1/3, ये चीज़ है। और इसके बारे में कहा गया दिस इज 2/3, तो ये हो जाएगा टोटल मोल इसका कितना हो जाएगा, रेसिड्यू में टोटल मोल कितना हो जाएगा, टोटल मोल बराबर Ne प्लस Np बाय 2/3, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/3 ये हो जाएगा। तो टोटल मोल इसका भी मुझे पता चल गया, टोटल मोल इसका भी पता चल गया, इस दोनों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद तो निकालना है कि इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कितना है। तो एक काम करें, हम एक इक्वेशन दोनों से रिलेट करते हैं और अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ इथाइल अल्कोहल इसमें जितना होगा, नंबर ऑफ इथाइल इसमें जितना होगा और इसमें जितना होगा, दोनों का अगर सम कर दें
यानी कि इसमें जितने इथाइल अल्कोहल हैं और इसमें जितने इथाइल अल्कोहल हैं, दोनों के मोल को अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें जो इथाइल अल्कोहल होगा उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं, और इसको निकालना मैंने सिखाया था तुम लोगों को पढ़ाया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा। तो एक काम करिएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर जो होता है, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल मोल। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये याद रखेंगे। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल मोल। तो मुझे निकालना है इथाइल अल्कोहल इसमें कितना मोल है, तो इसमें कितना मोल है वो निकाल लें और इसमें कितना मोल है वो निकाल लें, फिर दोनों को जोड़ दें। इसमें इथाइल अल्कोहल कितना मोल है तो मुझे मोल निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दें। तो मोल फ्रैक्शन 0.3 है, टोटल मोल ये रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे क्या निकल जाएगा, रेसिड्यू में कितना इथाइल अल्कोहल है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, क्योंकि मोल बराबर मोल फ्रैक्शन टू टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन टू टोटल मोल लिख सकते हैं इसको हम लोग 0.3 इंटू 2/3 ऑफ Ne प्लस Np प्लस, ये तो रहा इथाइल अल्कोहल का नंबर ऑफ मोल इस रेसिड्यू में। अब मुझे निकालना है कि इस डिस्टिलेट में कितने हैं, तो उसी तरह से इसमें जो मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, इसमें जो टोटल मोल है उसके साथ। तो लिख सकते हैं बच्चों 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 ऑफ Ne प्लस Np, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। तो Ne बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग कह सकते हैं इसको 0.2 Ne प्लस Np, और प्लस लिख सकते हैं इसमें हम लोग 0.3 इंटू Ne प्लस Np। इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो Ne बराबर आ जाएगा 0.5 Ne प्लस Np। अगर रेशियो निकाल दें इसको देखें, Ne बाय Ne प्लस Np बराबर कितना हो जाएगा 0.5। अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय टोटल मोल। तो ये एक तरह का मोल फ्रैक्शन मुझे निकल चुका है बच्चों, हम लोग कह सकते हैं। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द मिक्सचर इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि ये एन क्या था, नंबर ऑफ मोल इन मिक्सचर था, ये सारी चीज़ें मिक्सचर की थी। तो मिक्सचर में इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.5 है। अब इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन अगर 0.5 है बच्चों, तो ऑब्वियस है कि प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मिक्सचर में, तो 1 माइनस 0.5 दिस इज इक्वल टू 0.5। ये चीज़ें यहाँ से निकल गई। तो मुझे ये निकल चुका है कि मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का, मोल फ्रैक्शन प्रोपाइल अल्कोहल का मिक्सचर में कितना है वो प्राप्त हो चुका है बच्चों। और पी नॉट और पी नॉट की वैल्यू मुझे पहले से पता है। अब सारे वैल्यू को रखना है और फटाफट पीटी को कैलकुलेट कर लेना है। तो देखें, तो पीटी का मान निकालते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीटी बराबर मैंने लिखा था क्या, पीई नॉट। तो पीई नॉट की वैल्यू कितनी है 333, यानी कि इथाइल अल्कोहल की वैल्यू 333 और इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 प्लस 210 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करें बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो गारंटीड ये वैल्यू आपकी आंसर के बराबर आ ही जाएगी, और ये है 271.5 mm ऑफ Hg। ये रहा आपका पहला का आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन था रेसिड्यू का प्रेशर निकालना। तो मुझे अगर रेसिड्यू का प्रेशर निकालना है बच्चों, तो मुझे रेसिड्यू के लिए मुझे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, रेसिड्यू का प्रेशर इज इक्वल्स टू P of ethyl alcohol in pure form into mole fraction of ethyl alcohol in the residue
प्लस पी ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, सॉरी हाँ, पी ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इन द प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इन द रेसिड्यू। मुझे ये निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब पी आर बराबर पी ए पी इथाइल प्लस पी प्रोपाइल। अब पी इथाइल प्लस पी प्रोपाइल रेसिड्यू का, तो रेसिड्यू के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए हैं उनके प्योर फॉर्म से, तो रेसिड्यू में जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो अपने को पहले से पता है, पी ई नॉट दिस इज 333 और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन रेसिड्यू इज गिवन 0.3। ये 0.3 दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल का, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चों 0.3 से और इसको प्लस कर दे किससे, पीपी नॉट कितना है ये हमको दिया हुआ है 210। अब प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा रेसिड्यू में, तो हमको पता है इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल का अगर मोल फ्रैक्शन को जोड़ दे तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.7। ये 0.7 हो जाएगा बच्चों, और इस पूरे को अगर जोड़ दिया जाए तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर दैट इज 246.9 mm ऑफ Hg। ये आपका आंसर निकल चुका है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग किसी दो लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से अगर मुझे ये दे दिया जाए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया गया बच्चों, और डिस्टिलेट का इतना टाइम्स है इनिशियल के टर्म से, इनिशियल के मिक्सचर के रिस्पेक्ट में, तो किस तरह से आप पीटी पीआर निकाल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, और एग्जाम में आ जाए तो देन एंड देयर तो सोचना बड़ा मुश्किल होता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है इस तरह के क्वेश्चन से। पहले से आपको अगर इस तरह का अप्रोच पता हो तो आई थिंक यू विल गेट द बेटर रैंक और बेटर रिजल्ट। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है इन ऑर्गेनिक एसिड ए इज इमिसिबल विथ वाटर। वाटर में इमिसिबल है, यानी कि अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड है, एक तो ऑर्गेनिक एसिड है जिसका नाम ए है, और उसको मिलाया गया है किसमें, वाटर के साथ, और दोनों आपस में इमिसिबल हैं। तुम लोग को मैंने इमिसिबल का कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है बच्चों। The boiling point is 90 degrees Celsius at which the partial vapor pressure of water is 526 mm of Hg। और दोनों का जो मिश्रण है, जो भी इमिसिबल मिक्सचर है, इसमें वाटर का प्रेशर आपको दे दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 526 mm ऑफ Hg। और कहता है द सुपर इनकमेंट प्रेशर इज 736 mm ऑफ Hg। सुपर इनकमेंट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है। तो टोटल प्रेशर जो है आपका 736 है, जिसमें 526 इज अप्लाइड बाय द वाटर। तो आप ऑर्गेनिक एसिड ए के कारण जो प्रेशर लग रहा होगा वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डाल्टन्स लॉ। 736 में 526 को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ इसकी वैल्यू निकल जाएगी 210 mm ऑफ Hg। ठीक है बच्चों, एक बात और, जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ा था इमिसिबल लिक्विड्स वाला, जिसको मैंने पढ़ाया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ही पढ़ाया था, टॉपिक में ही पढ़ाया था केस स्टडी करके, तो उनको बताया था मैंने पी टी इक्वल्स टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट होता है, अगर याद हो तो, कि पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, यानी कि ए और बी वैसे लिक्विड्स है जो आपस में इमिसिबल हैं, और उनको दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, यानी कि जो उनका प्योर फॉर्म का प्रेशर होगा उसी को बस सीधे जोड़ दीजिए, टोटल प्रेशर निकल जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ पार्शियल वेपर प्रेशर लिख दे रहा है ना, तो आपको वही वैल्यू ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, तुम पार्शियल प्रेशर लिखो या ना लिखो, ये जो वैल्यू है वो उस गिवन टेम्परेचर पे प्योर फॉर्म के वाटर का ही वेपर प्रेशर है ये। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, पार्शियल लिख दिया गया है तो दिक्कत होने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली सोचना है कि पार्शियल लिख दिया है तो उसी सॉल्यूशन का ना प्रेशर, तो आपको उसको डायरेक्टली ले लेना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होने पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए होंगे आप लोग। अब मुझे पता है इस दोनों का वेपर प्रेशर कितना है, वो मुझे निकल चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, कहते द मास रेशियो ऑफ द लिक्विड एंड वाटर कलेक्टेड इज 2.5:1।
यानी कि इस दोनों का जो भेपर होगा, उस भेपर में जो इन दोनों का रेशियो है वो 2.5:1 है, क्योंकि ये कलेक्टेड है। कलेक्टेड मतलब जो भी भेपर बना है उसको डिस्टिल्ड आउट कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। तो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था कि जब किसी को हम लोग कंडेंसेट करते हैं और इमिसिबल लिक्विड्स होता है, तो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए एक नियम तुम लोग को पढ़ाया था जो कि ब्रह्मास्त्र था वहाँ का, कि मोल का जो रेशियो होगा, एक फॉर्मूला था Na/Nb इज इक्वल टू Pa0/Pb नॉट। ये फॉर्मूला याद करो, तुम लोग को मैंने पढ़ाया था कि अगर ए और बी इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो उनके मोल का जो रेशियो होगा वह उनके वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म के रेशियो के बराबर होगा। और याद रखें ये जो मोल था वो कहाँ का है, इन वेपर फेज का है। तो यानी कि जो चीज़ डिफाइन है वो वेपर फेज के लिए डिफाइन है, क्योंकि याद करो मैंने यहाँ पे इसको P/NRT से इस फॉर्मूला को मैंने डिराइव किया था, इसका डेरिवेशन मैंने किया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इन वेपर फेज ही ये चीज़ आएगा, क्योंकि P/NRT से ये चीज़ आया है, वेपर पे ही डिफाइन होगा। या फिर अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो ये डिस्टिलेट के लिए डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिलेट भी जो है वो वेपर को कंडेंस करके ही बनता है, या फिर इसको कंडेंसेट भी कह सकते हैं। यानी कि कंडेंसेट, डिस्टिलेट, वेपर फेज कुछ भी लिखा रहे तो आप ये वाला जो एक्सप्रेशन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे भी कहीं भी अगर इमिसिबल लिक्विड्स का क्वेश्चन आ जाए, एकदम पहले खटाक से इसके ऊपर ही सोचना है, बिकॉज जो क्वेश्चन होगा 99.9% चांस है कि वो इसी पर आधारित होगा बच्चों। तो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए बच्चों इस एक्सप्रेशन को एकदम कंठाग्र करके रखिए, दिमाग में एकदम सेट करके रखिए। इमिसिबल लिक्विड से ऐसे ही बनेगा। इससे क्या होगा, एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहने पे अप्रोच अच्छा जाता है और आंसर भी जल्दी और सटीक आता है। अब इसको सॉल्व करें तो इसमें मुझे दिया हुआ है द मास रेशियो ऑफ लिक्विड इन वाटर कलेक्टेड इज 2.5:1, ये दिया हुआ है। तो मोल का रेशियो है, तो मोल के रेशियो को हम ब्रेकआउट कर सकते हैं वेट के रेशियो में। तो मोल, नंबर ऑफ मोल बड़ा क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी बाय वेट ऑफ ए। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज Pa0/Pb0। ये सब फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं वेट का रेशियो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वेट का रेशियो WB हो जाएगा, WA/WB इंटू क्या हो जाएगा, MB/MA इज इक्वल टू Pa0/Pb0। तो इसी का डिराइव्ड फॉर्मूला ये हो गया। तो हमने क्या करना है, अब इसी फॉर्मूला पे क्या करना है, वैल्यू को रख देना है और अपने को आंसर आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मोलर मास, यानी कि मुझे मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास का टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है। अब इसी के आधार पर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ। ए की जगह पे ए ही मान लेते हैं और बी की जगह पे मैं वाटर मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं W/A/W वाटर इज इक्वल्स टू M/वाटर/M/A इज इक्वल टू Pa0। तो Pa0 का मान तुमको दिया गया है बच्चों, Pa0 मतलब Pa0 कितना दिया गया, 210, और Pb0 अपना वाटर का हो गया, तो वाटर का कितना हो जाएगा 526। और यहाँ से रेशियो आ जाएगा, वेट का रेशियो मुझे पता है, एसिड और वाटर के वेट का रेशियो मुझे दिया हुआ है 2.5:1। तो इसको 2.5:1 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर अपने को पता है 18 होता है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ ए अपने को तो निकालना ही है। तो ये हो गया 210/526, सो इजी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से बच्चों, MA निकालना है अपने को, तो MA हो जाएगा 2.5 इंटू 18 इंटू 526/210। ये रहा अपना एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर है 112.7। ये आपको आ ही जाएगा 112.7 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में निकलता है या फिर AMU पर मॉलिक्यूल में निकलता है।
तो ग्राम हम लोग सब कुछ ग्राम ग्राम में ले रहे हैं, तो ग्राम पर मोल ये आंसर आ गया। यहाँ से आपका इसका आंसर आपको निकल चुका है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कैसे काम करते हैं। बस एक बात याद रखोगे मेरी, कि जब भी इमिसिबल लिक्विड्स का क्वेश्चन आए, हम खटाक से इसको लगा दो एकदम, ठीक है, एकदम इसको खटाक से लगाओ और एकदम बहुत तेज़ी से आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अगेन ये क्वेश्चन इमिसिबल लिक्विड्स का है, तो आई थिंक समझ में आ ही चुका होगा, सीधे फॉर्मूला लगा देना है। जो पढ़ाया था Na/Nb बराबर Pa0/Pb0। तो कहता है टू इमिसिबल लिक्विड्स नाइट्रोबेंजीन एंड वाटर बॉइलिंग एट 99 डिग्री सेल्सियस हैज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर 733 mm एंड दैट ऑफ नाइट्रोबेंजीन 27 mm। एक बात याद रखो कि mm ऐसा नहीं कि ये प्रेशर का यूनिट नहीं है, mm/Hg हम लोग लिखते हैं, बट हम लोग कन्वीनियंट के लिए, आसानी के लिए, सुविधा के लिए सिर्फ mm में लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा लिखते हैं। अपने पास वेपर प्रेशर वाटर का और नाइट्रोबेंजीन कितना है, तो अपने को पता है वाटर के लिए दिया गया है बच्चों, पी वाटर दिया गया है 733, दिस इज 733 mm। और नाइट्रोबेंजीन को हम लोग Pn कह देते हैं, नाइट्रोबेंजीन के लिए Pn, इसका मान दे दिया कितना बच्चों 27 mm ऑफ Hg, तो ये mm ही रहने देते हैं। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू वाटर। तो सिंपली हमें क्या निकालना है, मास का रेशियो नाइट्रोबेंजीन और वाटर का। तो तुम लोग को भी जस्ट मैंने सिखाया था कि किस तरह से हम रेशियो लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी जस्ट एक रिलेशन पढ़ा था, वेट ऑफ H2O बाय molecular weight of H2O into molecular weight of nitrobenzene by weight of nitrobenzene is equals to, हम लोग कह सकते हैं P of water by P of nitrobenzene। अच्छा NB लेके चल रहा हूँ तो NB लिख देता हूँ, ये एक्सप्रेशन काम आ जाएगा। बस वही वाला है, WA/Ma इंटू MB बाय WB बराबर PA/PB, उसी एक्सप्रेशन को जो पीछे मैंने पढ़ाया था उसी के हिसाब से है। अब सारे वैल्यू को रखिए। अपने को ये चाहिए, क्या रेशियो चाहिए, इन दोनों के मास का रेशियो चाहिए। तो अपने को चाहिए WH2O बाय WNB, मैं निकाल लूँ इधर, इधर बच जाएंगे आपको क्या, P of H2O बाय P of NB इंटू M of H2O बाय M of NB, ठीक है। और इसको सॉल्व करें, देखें बच्चों, तो ये आ जाएगा P of H2O कितना है ये आ गया आपका 733 इंटू M of H2O 18 बाय PNB, दिस इज 27, और MNB कितना है बच्चों, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है बच्चों इस तरह से, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, इसको हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला C6H5NO2, और इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये 123 आता है, ठीक है, 123, ठीक है। तो वाटर और नाइट्रोबेंजीन के वेट का रेशियो यहाँ निकल चुका है। मुझे निकालना क्या है देख लेंगे फिर से, नाइट्रोबेंजीन और वाटर का रेशियो। तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, वेट ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय वेट ऑफ वाटर मुझे निकालना है, ये क्वेश्चन अपना कहता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, 27/1 इंटू 123 बाय 733 इंटू 18, और इसका आंसर आपको आ ही जाना है, दिस इज़ 1/4, ये आपका आंसर आ गया, आ ही जाएगा, ठीक है। तो दिस सो इजी, आपको पता है ना कि आप इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे हैंडल करते हैं, बस जब पता है तो तुम खटाक से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। जब चीज़ें वहाँ एग्ज़ाम में नहीं आती हैं तो थोड़ा घबराहट हो जाता है कि अपना सोचना सही है या गलत है, कॉन्सेप्ट सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर गलत लग गया भैया तब तो फिर सारा गेम ख़त्म, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस सही रहेगा तो उसका इफेक्ट अगले क्वेश्चन पे भी जाता है। आप कॉन्फिडेंटली आप एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना लिए तो वो उस कॉन्फिडेंस से आप दूसरे क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेते हो, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे। कहता है ड्राई एयर was successively passed through a solution of 5 gram solute in 80 gram water। कहता है एक सॉल्यूशन है, इसमें तुम्हारा 5 ग्राम सॉल्यूट है, 5 ग्राम सॉल्यूट है
और 80 ग्राम इसमें पानी है, 80 ग्राम वाटर है इसमें बच्चों, और इसमें ड्राई एयर को पास किया गया है। यहाँ पे ड्राई एयर पास किया जा रहा है, ड्राई एयर। और कहता है देन थ्रू प्योर वाटर, और इससे फिर से यहाँ से फिर से क्या होगा, निकलेगा एयर, और इसको फिर से पास किया जाएगा एक वैसे कंटेनर से जिसमें सिर्फ वाटर है। ये चीज़ है। तुम लोग को समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन किसका है, ये ओसवाल्ड वॉकर मेथड का है। तो यहाँ पे हम लगा दे अपने मन से, यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगता था, याद हो कैल्शियम क्लोराइड मैंने लिया था, जो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको पैक कर दें। ठीक है बच्चों, पैक हो गया है ये। तो ये जो ड्राई एयर आएगा फिर पहले यहाँ आएगा, यहाँ पे एक सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम सोल्यूट है, 80 ग्राम वाटर है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो है वो प्योर वाटर है, दिस इज सोल्यूशन, ये अपना सोल्यूशन है, और ये अपना प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पढ़ें जरा। द लॉस इन मास ऑफ सोल्यूशन वाज 2.5 ग्राम, यानी कि जब ड्राई एयर यहाँ से आया तो यहाँ जो मॉइस्चर था या फिर जो वेपर था उसको खुद में एब्जॉर्ब करके चला गया। जैसे ही खुद में एब्जॉर्ब करके चला गया तो इक्विलिब्रिया को फिर से प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पे लिक्विड था वो फिर से थोड़ा वेपर और बना दिया, उसके चलते यहाँ का मास में थोड़ा कमी आ गई। तो जो मास में कमी आई दैट इज़ 2.5 ग्राम। तो कहा ये जो लॉस हुआ है ये कितने का हुआ है, 2.5 ग्राम का लॉस हो गया है, 2.5 ग्राम का लॉस हो गया है। फिर ये जो ड्राई एयर है जो यहाँ से निकला था, आया था, फिर यहाँ चला गया कुछ मॉइस्चर को लेकर के, फिर जब यहाँ आया, अब फिर जब यहाँ गया तो क्वेश्चन कहता है प्योर वाटर में जो लॉस हुआ है 0.04 ग्राम का, लॉस इन मास ऑफ सोल्यूशन वाज 2.5 ग्राम एंड दैट ऑफ प्योर वाटर वाज 0.04 ग्राम। कहता है 0.04 ग्राम का लॉस यहाँ भी कर दिया, वो यहाँ भी लॉस कर दिया है, यानी कि यहाँ से जब फिर मॉइस्चर आया, फिर यहाँ से जो मॉइस्चर गया, फिर यहाँ से 0.4 ग्राम का वाटर का लॉस करके चला गया वो। अब कहता क्या है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, कहता है इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, आपको पीएस निकालना है बच्चों, इसका पीएस निकालना है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का आपको दे दिया है, वाटर का दे दिया है कितना, 2.338 किलो पास्कल, ये वैल्यू दी गई है। चलें, तो तुम लोग को मैंने पढ़ाया था ओसवाल्ड वॉकर मेथड को हैंडल करना, मैंने सिखाया था तुम लोगों को। देखो बच्चों, बहुत ही आसान है इसको हैंडल करना, इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट वेरी डायरेक्टली। ठीक है, पहले कंटेनर में क्या है, तो पहला कंटेनर में हो रहा है लॉस, तो पहला कंटेनर में तो लॉस ही होता है, तो जो लॉस होता है वह उस कंटेनर के लिक्विड के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसके बारे में यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इस कंटेनर के लिए लिख रहा हूँ मैं कि PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2.5, पहला पॉइंट। रही बात दूसरे कंटेनर के लिए, मैंने बताया था दूसरे कंटेनर में पहले ये पता करना जरूरी है कि लॉस हो रहा है या गेन, तो ये लॉस हो रहा है, जिसमें लॉस हो रहा है इसका मतलब यहाँ का जो वेपर प्रेशर है, यहाँ जो वेपर है वो यहाँ के वेपर से ज़्यादा है, जिसमें लॉस होता है उसका वेपर प्रेशर अपने प्रीवियस वाले से ज़्यादा होता है, यानी कि ये ज़्यादा है ये कम है। ठीक है, तो सेकंड कंटेनर या थर्ड कंटेनर या फोर्थ कंटेनर के लिए क्या लिखते थे, याद करो, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, तो बड़ा माइनस छोटा, तो डिफरेंस हो जाएगा P ऑफ H2O माइनस PS, और जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस या फिर गेन जो हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 0.04 का, दैट इज 0.04, ये निकल चुका है अपना सेकंड एक्सप्रेशन। अब मेरे पास दो एक्सप्रेशन निकल चुका है, एक PS का एक्सप्रेशन निकल चुका है, एक PH2O माइनस PS का एक्सप्रेशन निकल चुका है। अब इस दोनों एक्सप्रेशन की मदद से मुझे PS निकालना है और PH2O अपने को पता है बच्चों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या लिख सकते हैं, मैंने सिखा रखा है ये सारी चीज़ों को, PH2O माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 अपॉन 2.5, ये चीज़ आ जाएगा, सॉरी 0.04 बाय 2.5।
अब PH2O का मान अपने को पता है, अब PS का मान पता नहीं है, तो यहाँ से अब कैलकुलेशन शुरू होता है बच्चों। कैलकुलेशन शुरू किया जाए तो PH2O का मान कितना है, तो पहले एक काम करते हैं ना, इसको इस तरह से ले सकते हैं, PH2O बाय PS -1 बराबर 0.04 बाय 2.5, इस तरह से ले सकते हैं हम लोग। और 2.5 25 चौका 100, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। 16 4 चौका ये हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.016। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और इससे हम लोग निकल जाएगा यहाँ से PH2O बाय PS, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 1.016। तो PH2O बाय PS का मान 1.016 आ चुका है, और PH2O का मान अपने को पता है बच्चों, दैट इज 2.338 किलो पास्कल। तो यहाँ से इसलिए PS बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो PS बराबर लिख सकते हैं, तो PS इज इक्वल्स टू PH2O अपॉन 1.016, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू रख दें 2.338 बाय 1.016, और आपका जो आंसर है वो कितना है, चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो 2.301 किलो पास्कल है। तो ये 2.301 आ ही जाएगा, तो इसका लिख देते हैं 2.301 किलो पास्कल। तो ये रहा आपका आंसर। तो देखा बच्चों, ओसवाल्ड वॉकर मेथड में क्या करते हैं, तो ओसवाल्ड वॉकर मेथड का काम क्या है, सिंपली एक काम करो कि जब भी ओसवाल्ड वॉकर मेथड हो तो हर कंटेनर के लिए तुम लोगों को मैंने एक्सप्रेशन लिखना सिखाया है, ठीक है। तो ओसवाल्ड वॉकर मेथड का जब मैंने लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये रिलेशन किस तरह से बनाते हैं। इस रिलेशन को बनाइए, इस दोनों का रेशियो लिखिए और आंसर निकालिए। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं, पहले कंटेनर के लिए लॉस के प्रोपोर्शन होता है, फिर दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, जितना भी हो उसमें डिफरेंस के प्रोपोर्शन होता है लॉस या गेन। बस डिफरेंस ज़्यादा माइनस कम, ठीक है। जो ज़्यादा है, जैसे अगर ये ज़्यादा होता तो इसका माइनस ये कर देते, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा है तो दिस माइनस दिस करके इसके प्रोपोर्शन कर दिया है मैंने, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद हम लोग करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ये भी देखो बच्चों, यहाँ से ड्राई एयर को पास किया गया है, पहले ए से पास किया गया, फिर बी से पास किया गया और फिर सी से पास किया गया है। एक सीन दिया गया है यहाँ पे, जैसे ही ए से पास किया गया तो यहाँ पे 1 ग्राम का लॉस हुआ, बी से पास किया गया तो 0.5 ग्राम का लॉस हुआ, और सी से पास किया गया तो 1 ग्राम का गेन हो चुका है बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए बी सी क्या होगा, और रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ए बी या ए सी या बी सी, ये 3 क्वेश्चन हो गए, इस सब का आंसर आपको बताना है। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं, आपको अगर पहले से पता हो तभी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल लीव इट, ठीक है बच्चों। तो 5वां नंबर, तो सबसे पहले डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट कंटेनर मैंने तुम लोगों को सिखा चुका हूँ कैसे हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्म फर्स्ट कंटेनर, तो मैं ए की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कंटेनर की। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस ही होना है, पहला कंटेनर से तो लॉस ही होता है। तो हम लोग कह चुके थे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 होगा, खटाखट बनना है। फिर बी की बात करूँ सेकंड कंटेनर का, तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है मतलब यहाँ का ज़्यादा है, तो डिफरेंस ज़्यादा माइनस कम, यानी कि पी बी माइनस पी ए प्रोपोर्शनल टू लॉस हो गया 0.5। फिर बात करते हैं लोग सी की, तो सी में देखें यहाँ गेन हो रहा है, मतलब यहाँ का प्रेशर कम है मतलब डिफरेंस बी माइनस सी हो जाएगा, पी बी माइनस पी सी, और प्रोपोर्शन टू कितना हो जाएगा 1। तो ये रहा अपना कॉन्सेप्ट हैंडलिंग, फटाक से काम कर लिए। क्वेश्चन देखा समझ में आया, क्वेश्चन जैसे देखा समझ में आ गया, अरे भाई ये तो ओसवाल्ड वॉकर का क्वेश्चन है, इसमें तो इसी तरह से हैंडल होगा, हर कंटेनर का रिलेशन निकालना पड़ेगा, खटाखट काम करेंगे इसमें, ठीक है। अब निकालना है ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखें, तो अपने को पी ए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है ही, तो पी बी कितना हो जाएगा, तो चूंकि पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है, तो पी बी कितना हो जाएगा, तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, तो 0.5 प्लस पी ए हो जाएगा। अब प्लस पी ए मतलब 1, तो हो जाएगा पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.5। और अगर पी बी 1.5 है तो पी सी कितना हो जाएगा, तो पी सी को इधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 1.5 ये है ही, 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5। एकदम फटाफट सोचना है बच्चों, दिस इज 0.5, ठीक है बच्चों।
एकदम सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मैंने इसको हैंडल कर लिया। अब पी ए प्रोपोर्शनल टू 1, पी बी प्रोपोर्शनल टू 1.5, पी सी प्रोपोर्शनल टू 0.5, तो आराम से अब लिख सकते हैं अपना पहला क्वेश्चन का जवाब वो था ऑर्डर ऑफ ए बी सी। इसलिए वेपर, पहला क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ अब, वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर होगा बच्चों सबसे बड़ा पी बी, उसके बाद पी ए, उसके बाद पी सी। ये रहा पहला क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए एंड बी, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, देखो मैं इसको हैंडल करता हूँ। पहले ए एंड बी मुझे निकालना था, दूसरा क्वेश्चन का पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मुझे निकालना है। तो मुझे पता है दिस इज़ 1, दिस इज़ 1.5, तो हम प्रोपोर्शन तो पी ए बाय पी बी 1/1.5, दिस कुड बी 10/15, दिस इज़ 2/3। फिर उसमें निकालना था पी ए पी बी हो गया, अब निकालना है ए और सी के बीच में, तो पी ए अपॉन पी सी निकालना है बच्चों। तो पी ए कितना है 1, पी सी कितना है 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2। और तीसरा निकालना है बच्चों आपको बी और सी के बीच में, तो पी बी अपॉन पी सी हो जाएगा बच्चों कितना, बी है आपका 1.5 और सी है आपका 0.5, तो बी है 0.5, सी है बी है आपका 1.5, सी है आपका 0.5, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो यहाँ से फटाक से निकल चुका है पी ए पी बी, पी ए पी सी, पी बी पी सी का रेशियो। तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे इस तरह क्वेश्चन को पहले हैंडल कर चुके होते हैं, वैसे ही बच्चे जे में इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल पाते हैं कि भैया अपने को तो ये क्वेश्चन का रिजल्ट पक्का है, 4 नंबर आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो लेक्चर होती है यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ख़त्म किया मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ओसवाल्ड वॉकर मेथड के ऊपर 5 बेहतरीन क्वेश्चंस, जिस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं एक बार ज़रूर अच्छे से इसको समझें। कोई दिक्कत है फ्रिक्वेंटली पूछें, बार बार पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल रेडी टू आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।